जिला स्तर पर जो शिक्षा विभाग में बैठा हुआ सब बनकिटास सब है, ये रक्त पिपासु सब है, खून चूसता है सब शिक्षकों का, ऐसा पदाधिकारी सब यह तमाशा शुरू किया। तो 8 लाख रुपया मांग रहे हैं कि 8 लाख रुपया लाओ, नहीं तो आगे फिर तुम्हारा हम सर्विस बुक अपडेट नहीं करेंगे। बड़ा सवाल है कि बिना वैकेंसी के आपने पोस्टिंग कैसे कर दिया? जब रिक्ति ही नहीं थी तो पोस्टिंग कैसे कर दी? और पोस्टिंग करा करके और आप काम ले रहे हैं और काम लेंगे तो पैसा नहीं देंगे, ये कैसा हो रहा है? ये अंधेरगर्दी है। और यही, और अगर इसको सुशासन की सरकार कहते हैं तो कुशासन किसको कहते हैं? तो ये भ्रष्टाचारियों की हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन आप तैयार होइए तब। आप हमारे साथ खड़ा होइए, कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, कितना भी बड़ा भ्रष्ट हो, हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन मेरे साथ खड़ा हो। कि हाजिरी लीजिएगा ऐप से और वेतन दीजिएगा 6 महीना गैप से, तो ये नहीं चलेगा, यह बिल्कुल गलत बात है। आप ऐप से हाजिरी लीजिए तो ऐप से ही पैसा दीजिए। कि ऐप ऑटोमेटिक सिस्टम बनाइए ना, कि ऐप से जैसे हाजिरी लिए तब आप काउंट किए, तो उसी प्रकार से जिस दिन इसका 30 दिन पूरा हो, 31 दिन पूरा हो, महीना समाप्त हो, तो ऑटोमेटिक वह काउंट कर ले कि हाँ इनकी हाजिरी हो गई, सैलरी उनके खाता में वहीं से चल जाए। ऐसा कोई ऐप विकसित करिए, नहीं तो ये ऐप बनाने का क्या मतलब है? ये ऐप केवल टीचर के लिए है। शिक्षा विभाग का जो बैठा हुआ है ये राक्षस है, उसके लिए नहीं है। शिक्षा विभाग में जो बैठा हुआ लोग है, जो ड्यूटी नहीं करता है, दिन भर माल तहसील में रहता है, ऑफिस में किरानी नहीं भेंट होता है, तो आप उसके लिए तो लगाइए कि क्लर्क से लेकर पदाधिकारी तक वो भी ऐप से हाजिरी बनावे। तो उसके लिए खाली कदुआ पर सितुआ चोक, खाली बस यही शिक्षक कमजोर है तो शिक्षक को परेशान करना है कि आप ऐप से। और कहाँ कहाँ ऐप से हाजिरी बन रही है, किस किस विभाग में, हमको बताइए। हाजिरी लीजिएगा ऐप से और पेमेंट दीजिएगा 6 महीने के गैप से। ये आपने जो एक बात कही, इस संदर्भ में मेरे दिमाग में और एक बात आई कि बड़े पॉलिश तरीके से पैसे और बजट को मैनेज कर रही है ये सरकार हमारी, जिसको सुशासन की सरकार आपने शुरुआत में कटाक्ष में कहा भी इसको। अभी एमएलसी और एमएलए जितने भी विधायक हैं उनको 8300 रुपये मोबाइल खर्च के लिए, मतलब टेलीफोन खर्च के लिए भी दिया गया है। एक तरफ तो दावा किया जाता है कि मोबाइल बिल सस्ता हो गया है, अनलिमिटेड कॉल है, फ्री है, ये सब, तो फिर इतने ज़्यादा रुपए एमएलसी मतलब जितने भी विधायक हैं उनको दिए जाने की क्या आवश्यकता? अभी जो लोग तय किए हैं वही लोग ना बताएंगे, हम तो मांगे नहीं थे। यानी जो भी पैसा ही मोबाइल का दिया गया है, टेलीफोन का दिया गया, हम तो देखे भी नहीं कि उसमें क्या है और क्या क्या भत्ता मिलता है। आज तक हमें भी खुद पता नहीं कि कौन कौन भत्ता मिलता है, हम कभी इस फेरा में रहते भी नहीं। ज़रूरत है या फिर ये भी एक तरह का जो है इनडायरेक्ट भ्रष्टाचारी? देखिए, इसको भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे, भ्रष्टाचार का मतलब है गलत तरीके से। अगर ये एमएलए एमपी की सुविधा में बढ़ोतरी की गई है, उनको पैसा दिया गया है, तो हम समझते हैं कि ये मोबाइल के नाम पर नहीं बढ़ाना चाहिए था, सैलरी बढ़ा देते। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं, जहां हम आपको दिखाते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और अभी एक विशेष मुद्दा जिसके ऊपर हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए आए हैं एमएलसी बंसीधर ब्रजवासी। सबसे पहले तो आपका बहुत थैंक यू, थैंक यू। जो मुद्दा हमने आपका कल से ही देख रहे हैं कि हम, हालांकि आप हमेशा ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, लेकिन कल ही से हम देख रहे हैं कि आपने शिक्षकों के मुद्दे को फिर से उठाया है। शिक्षक की जो आत्मा है वो हमेशा आपके साथ जुड़ी रहती है, उनकी समस्याओं को आप हमेशा उठाते रहते हैं। अभी शिक्षकों की जो एक प्रमुख समस्या आ गई है कि 6 महीने पहले उनका ट्रांसफ़र किया गया और उनकी सैलरी जो है अब तक नहीं मिल पाई है। क्या है पूरा मुद्दा, आप इसको कैसे उठा रहे हैं और क्या करेंगे आगे? देखिए, मैं एक शिक्षक का बेटा हूँ और मैं आज भी अपने को शिक्षक समझता हूँ, मैं शिक्षक हूँ। जब कोई एक बार कोई व्यक्ति शिक्षक बन जाता है, वह पूरी ज़िंदगी वह शिक्षक रहता है। वो शिक्षक कभी सेवानिवृत्त भी नहीं होता है। सेवानिवृत्ति अगर किसी की हो भी जाती है शिक्षक के पद से, तो एक प्रक्रिया के तहत सरकारी दायित्व से मुक्त होते हैं, लेकिन शिक्षक के दायित्व से कहीं मुक्त नहीं होते हैं। तो मैं शिक्षक हूँ, राजनेता मैं आज भी अपने आप को नहीं मानता हूँ, मैं हूँ भी नहीं, वो नेचर नहीं मेरा। इसलिए शिक्षकों की समस्याओं से के साथ उठना बैठना सोना जगना, हमारी दिनचर्या शिक्षकों की समस्या से शुरू होती है और उसी के समाधान की चिंता में समाप्त होती है। तो अभी जो राज्य में स्थिति बनी हुई है, शिक्षा विभाग में काफ़ी उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। हमारे जो शिक्षक हैं बड़े पैमाने पर उनका तबादला किया गया, और जब तबादले हुए हैं उसमें बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिन लोगों की पोस्टिंग जब हुई नए जगह पर, तो वहाँ उन्होंने योगदान कर लिया, काम कर रहे हैं, जुलाई से ही उनका वेतन भुगतान नहीं हुआ। और जब ये अपने वेतन की मांग करते हैं तो यह बताया जाता है कि यहाँ पर रिक्ति ही नहीं थी और बिना रिक्ति की आपकी पोस्टिंग हो गई। तो यह सबसे बड़ा सवाल है कि
बिना वैकेंसी के आपने पोस्टिंग कैसे कर दिया? जब रिक्ति ही नहीं थी तो पोस्टिंग कैसे कर दी? और पोस्टिंग करा करके और आप काम ले रहे हैं और काम लेंगे तो पैसा नहीं देंगे, ये कैसा हो रहा है? ये अंधेरगर्दी है। और यही, और अगर इसको सुशासन की सरकार कहते हैं तो कुशासन किसको कहते हैं? क्या यही गुड गवर्नेंस है? तो इसी सवाल को लेकर मैं सदन में था। दूसरा कि शिक्षकों के वेतन निर्धारण को लेकर के, जो हमारे विद्यालय अध्यापक बन कर के आए, जो शिक्षक नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने, जो प्रधान शिक्षक के रूप में आए, इन सभी लोगों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। अब उसके लिए विभाग ने कहा कि इनको वेतन का भुगतान आप कर दीजिए। अब जिला स्तर पर जो शिक्षा विभाग में बैठा हुआ सब बनकीटांस सब है, ये रक्त पिपासु सब है, खून चूसता है सब शिक्षकों का, ऐसा पदाधिकारी सब यह तमाशा शुरू किया। विभाग का कहना था कि आप इनका भुगतान कर दीजिए, छठ के पहले भुगतान करने का आदेश हुआ। अभी कहता है कि हम वेतन निर्धारण करेंगे। तो वेतन निर्धारण के लिए उसमें क्या है, एक स्लिप पर निर्धारण करना था, तो कहता है कि सेवा पुस्तिका लेकर के आइए। अब सेवा पुस्तिका पहले अगर कहीं पर पदस्थापित रहे हैं तो वहाँ से जा करके अद्यतन करा करके लाइए। तो उसके लाने के लिए और जाने के लिए क्या ट्रांजिट लीव आप देते हैं क्या? तो वह वहाँ जाएगा, पदाधिकारी मिलेगा नहीं मिलेगा तो वहाँ जाकर कुछ चढ़ावा चढ़ाइए। पहले से अगर वहाँ कोई विद्यालय अध्यापक रहा है तो वहाँ उसको ई शिक्षा कोष ऐप से उसको आउट होना होगा, यहाँ पर आएगा तो फिर उसको इन होना होगा। ये तकनीकी चीज़ है। इस तकनीकी चीज़ में वहाँ आउट करने के लिए भी पैसा, इन करने के लिए यहाँ पर पैसा। अब सर्विस को अद्यतन करने के लिए पैसा, तो वेतन निर्धारण करने के लिए पैसा, तो फिर विपत्र बना करके भेजने के लिए पैसा, तो ऑफिस में जाता है तो भुगतान कराने के लिए पैसा। भैया एक शिक्षक को आप कितना हलाल करेंगे? एक शिक्षक को चूस चूस करके इन्होंने मार दिया है। पूरे राज्य में अरबों रुपए की उगाही की गई। एक वाक्य अभी तुरंत सामने आया जिसको हमने सदन में कल उठाया था। गोपालगंज में एक शिक्षक का वेतन भुगतान हुआ। वेतन भुगतान इन्होंने अपने मन से नहीं किया। 2015 से ही उस शिक्षक को वेतन नहीं दिया जा रहा था और वह व्यक्ति गया हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने आदेश दिया, फिर भी अनुपालन नहीं हुआ, तो फिर ये कंटेम्प्ट में चले गए। कंटेम्प्ट में जब इन लोग को जब तलब किया, फटकार लगी है, तब जाकर के इनकी नींद जग खुली और तब इन्होंने पेमेंट किया। पेमेंट तो कर दिया, अब 8 लाख रुपया मांग रहे हैं कि 8 लाख रुपया लाओ, नहीं तो आगे फिर तुम्हारा हम सर्विस बुक अपडेट नहीं करेंगे। अब इसके लिए उसका ऑडियो आ गया हमारे पास में। तो हम एक बात कहना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, अपने तमाम गुरुजन साथियों से हम कहना चाहते हैं कि देखिए, बिद्दुपुर का एक ऑडियो हमारे पास आया। जैसे ही ऑडियो आया, मैं वहाँ के डीओ के साथ बैठ करके और डीओ को ऑडियो सुनाया कि देखिए किस तरह से पैसा मांगा जा रहा है, और उसको जब हमने मीडिया में दिया तुरंत उनको सस्पेंड कर दिया गया। अभी वहाँ का ऑडियो हमारे पास में मिला, हम उसको लेकर सदन में खड़ा हो गए और हमने कहा वहाँ पर सरकार की मौजूदगी में कि देखिए यहाँ क्या हो रहा है। फिर सदन के बाहर भी हमने आवाज़ बुलंद की। तो हम इस मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। हम मांग करते हैं सभी पर कार्रवाई हो। तो जब साक्ष्य आप हमें देंगे तो हम कार्रवाई के लिए आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे, और आप जितना सोचते होंगे उससे ज़्यादा मजबूती के साथ हम लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर साक्ष्य नहीं देंगे, अब आप चुपके से जाकर के घूस दे आएंगे तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? अब कहेंगे जब आप घूस रोक दीजिए, तो देना आपको है या लेने वाला राजी है, देने वाला राजी है, तो तीसरा आदमी उसको रोक कैसे देगा? तो आप तैयार होइए। किसी भी व्यक्ति को पहले खुद प्रोटेस्ट करना पड़ता है, तभी कोई उसके समर्थन में खड़ा होता है। तो आप तैयार अगर हो जाइए, तो ये भ्रष्टाचारियों की हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन आप तैयार होइए तब। अब आप तैयार नहीं होंगे, पैसा देते रहेंगे तो हम उसको कैसे रोक देंगे? आप ही पैसा दीजिएगा तो हम कैसे रोकेंगे? और अब हो गया है, अब चिंता की बात नहीं है। देखिए ऐसा है कि अभी वोटर बनाने का काम चल रहा है। 10 तारीख तक हमारी परेशानी है, चूँकि हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम इलेक्टेड हैं तो पद पर हैं, फिर चुनाव लड़ना है, तो स्वाभाविक से इसकी चिंता अधिक करनी पड़ेगी। अभी तत्काल की वोटर बन जाए। 10 तारीख के बाद हमको कोई काम नहीं, हम बेरोजगार आदमी हैं। एकमात्र मेरा काम है शिक्षकों की चौकीदारी, छात्रों के हित की चौकीदारी, नौजवानों के हित की चौकीदारी, पत्रकारों के हित की चौकीदारी, अधिवक्ताओं के हित की चौकीदारी, सर्व समाज के हित की चौकीदारी करना, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूती के साथ खड़ा होना, यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इसके लिए पूरी तन्मयता के साथ खड़े रहेंगे। केवल आप हमें याद करिए। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आप हमें अकेला मत छोड़िए। यदि आप यह सोचते हैं कि एमएलसी हो गई, अकेले ही सब कर लेंगे, तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में संख्या का मतलब होता है। आप हमारे साथ खड़ा होइए, कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, कितना भी बड़ा भ्रष्ट हो, हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन मेरे साथ खड़ा होइए। ये तो बात हो गई, आपने बताया कि आपने कितने सारे मुद्दों को उठाया है। अभी अभी हमारे यहाँ बिहार का चुनाव बीता है और इसमें जो मुद्दा उठाया गया जीविका दीदियों को लेकर के, और जीविका दीदियों को चुनाव के दौरान भी उनके अकाउंट में पैसे भेजे गए हैं और इसको मुद्दा उठाया जा रहा है। लेकिन जब भी मुद्दा उठाया जाता है तो सरकार के पक्ष से यही बयान आता है कि नहीं, योजना के तहत हमें पैसा देना था और इसलिए हमने पैसे दिए। आप नई जीविका दीदियों को रजिस्टर करते हैं, उनको पैसे दे देते हैं, लेकिन जो टीचर्स हैं और टीचर्स का मदद आपने चुनाव के दौरान लिया सरकार ने, और उनको पैसे नहीं दे रहे हैं, इसके ऊपर देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ जो लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, यह वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है।
लेकिन यह लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है उसको लोक कल्याणकारी से हटा करके उसको बना दिया गया है सरकार कल्याणकारी, नेता कल्याणकारी, पार्टी कल्याणकारी। यह स्टेट हो गया हुआ। सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए ना निभाए उससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि चुनाव जब भी आए तो वो किस प्रकार से जीत जाएं। 10,000 रुपया अगर देना ही था तो 10,000 रुपया देने की घोषणा पहले से की जा सकती थी। और यही माननीय मुख्यमंत्री जी, इसी सरकार के प्रतिनिधि लोग जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जब वहाँ पर मुफ्त में बिजली की घोषणा कर रहे थे, मुफ्त में कुछ चीज़ें देने की घोषणा कर रहे थे, तो यही लोग उनकी आलोचना करते थे कि हम यह फ्री का दे करके ये बर्बाद कर रहे हैं। और फिर जब इनको लगा कि नहीं, हमको जो है इसके ही माध्यम से फिर हमको वोट मिल सकता है, तो फिर इन लोगों ने उसी चीज़ को स्वीकार किया। तो इन्होंने अपने वोट के हित लाभ के लिए पैसे दिए, पैसा दिए। यह इशू नहीं है। इशू है कि चुनाव के समय में इन्होंने एक हथकंडा अपनाया। पैसा दिए हैं तो और दीजिए पैसा। आप तो कहें हैं कि 2 लाख देंगे तो 1,90,000 और देना, आप दीजिए और पैसा आप दीजिए। उस पैसे से जीविका दीदियों की ज़िंदगी खुशहाल हो, हम भी कामना करते हैं। 2 लाख क्या, इससे ज़्यादा उसको दीजिए। लेकिन जो शिक्षक हैं उनको अगर उनका कमाया हुआ पैसा नहीं देंगे, यदि उन शिक्षकों को समय से आप वेतन नहीं देंगे, तो जो शिक्षक अपने वेतन के लिए कार्यालयों का चक्कर लगाएगा तो आपके राज्य में शिक्षा व्यवस्था भी उसी प्रकार से चक्कर लगाती हुई मिलेगी। क्योंकि आप सारी चीज़ें जो कुछ भी आप करेंगे वह शिक्षक आधारित है। तो शिक्षक परेशान है तो शिक्षा व्यवस्था परेशान है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहाँ से आएगी। इसलिए राज्य सरकार को सबसे पहले शिक्षकों के वेतन, उनकी सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आप जितना भी कड़ा ड्यूटी लेना है ले लीजिए, घोड़ा को भर पेट खाना खिलाइएगा तब ना आप उससे आप चाबुक मार के काम लीजिएगा। तो आप एक तरफ पैसा भी नहीं दीजिएगा, दूसरी तरफ आप उस पर कसाई भी करिएगा, कड़ाई भी करिएगा, तो ये चलने वाला नहीं है। इससे आपको उत्पादकता प्रभावित होगी, प्रोडक्टिविटी आपको नहीं मिलेगी। ये जो आपने बात कही और इसमें आपने शुरुआत में ही बताया कि कितनी तकनीकी समस्याएं हैं कि किस तरह से छुट्टी लेना मुश्किल है। उसके बाद आजकल जो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम में लॉग इन लॉग आउट होना पड़ता है और ये सारी चीज़ों को दस्तावेज इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है। ये समस्या तो आ गई, लेकिन आपकी तरफ लोगों का नज़र आता है कि आप समस्या को सुलझाएंगे। क्या सुझाव देंगे कि कैसे ये समस्या शॉर्ट हो जाए? देखिए, एक बात जान लीजिए, आज तक शिक्षकों ने जो कुछ भी हासिल किया है अपने बल पर हासिल किया है। किसी नेता ने आपको नहीं दिलवाया, किसी सरकार ने आपको यूं ही कोई चीज़ गिफ्ट में नहीं दिया है। जब भी हमारे शिक्षक सड़कों पर उतरे हैं, सरकार को मजबूर किए हैं, तभी जाकर कुछ भी मिला है। यह अकेले मेरे बूते की बात नहीं है कि हम अकेले एमएलसी थोड़े हैं। 6 ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी का लीडर है, उसमें एक हम हैं, तो 5 और भी हैं। 6 टीचर कंस्टिट्यूंसी से हैं, वो भी हैं। कुल मिला के हम लोग 12 लोग तो आते हैं जो ग्रेजुएट और टीचर हैं। तो ये सभी लोग आते हैं 12 लोग। तो एक अकेले मेरे वश की बात नहीं है कि हम कुछ कर देंगे। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि आपकी आवाज़ जितनी मजबूती के साथ उठनी चाहिए, हम आवाज़ उठाते रहे हैं, उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। हम आपके लिए समर्पित हैं तो हैं, लेकिन इसके लिए शिक्षकों को भी खड़ा होना होगा। शिक्षक समाज आज हमारा जो है धीरे धीरे संघर्ष करने से पीछे हट रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार तरह तरह से पाबंदी लगा रही है, तरह तरह से कार्रवाई कर रही है। तो इस कार्रवाई के खौफ से डरने की जरूरत नहीं है, लड़ना पड़ता है। जब लड़िएगा, संघर्ष करिएगा तो कुछ परेशानी होगी, तो परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार रहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की नौकरी चली जाएगी। लड़िए, और सारे शिक्षक अगर हमारे साथ खड़े हैं तो निश्चित रूप से सरकार को सब चीज़ देना होगा। आपको ऐप से जो हाजिरी बन रही है, तो मैं तो सदन में पिछले बार जो बजट सत्र चला उस समय हमने कहा था कि हाजिरी लीजिएगा ऐप से और वेतन दीजिएगा 6 महीना गैप से, तो ये नहीं चलेगा। यह बिल्कुल गलत बात है। आप ऐप से हाजिरी लीजिए तो ऐप से ही पैसा दीजिए। कि ऐप ऑटोमेटिक सिस्टम बनाइए ना, कि ऐप से जैसे हाजिरी लिए तब आप काउंट किए, तो उसी प्रकार से जिस दिन इसका 30 दिन पूरा हो, 31 दिन पूरा हो, महीना समाप्त हो, तो ऑटोमेटिक वह काउंट कर ले कि हाँ इनकी हाजिरी हो गई, और सैलरी उनके खाता में वहीं से चल जाए। ऐसा कोई ऐप विकसित करिए। नहीं तो ये ऐप बनाने का क्या मतलब है? ये ऐप केवल टीचर के लिए है। शिक्षा विभाग का जो बैठा हुआ है ये राक्षस है, उसके लिए नहीं है। शिक्षा विभाग में जो बैठा हुआ लोग है, जो ड्यूटी नहीं करता है, दिन भर माल तहसील में रहता है, ऑफिस में किरानी नहीं भेंट होता है, तो आप उसके लिए तो लगाइए कि क्लर्क से लेकर पदाधिकारी तक वो भी ऐप से हाजिरी बनावे। तो उसके लिए खाली कदुआ पर सितुआ चोक, खाली बस यही शिक्षक कमजोर है तो शिक्षक को परेशान करना है कि आप ऐप से। और कहाँ कहाँ ऐप से हाजिरी बन रही है, किस किस विभाग में, हमको बताइए।
आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। आपने कहा कि जहाँ-जहाँ भ्रष्टाचार दिखेगा उसके खिलाफ लड़ेंगे। और आपने जो एक बड़े पॉलिश तरीके की किस तरह से आप हाज़िरी लीजिएगा ऐप से और पेमेंट दीजिएगा 6 महीने के गैप से। ये आपने जो एक बात कही, इस संदर्भ में मेरे दिमाग में और एक बात आई कि बड़े पॉलिश तरीके से पैसे और बजट को मैनेज कर रही है ये सरकार हमारी, जिसको सुशासन की सरकार आपने शुरुआत में कटाक्ष में कहा भी इसको। अभी एमएलसी और एमएलए जितने भी विधायक हैं उनको 8300 रुपये मोबाइल खर्च के लिए, मतलब टेलीफोन खर्च के लिए भी दिया गया है। एक तरफ तो दावा किया जाता है कि मोबाइल बिल सस्ता हो गया है, अनलिमिटेड कॉल है, फ्री है, ये सब, तो फिर इतने ज़्यादा रुपए एमएलसी या मतलब जितने भी विधायक हैं उनको देने दिए जाने की क्या आवश्यकता है? अभी जो लोग तय किए हैं वही लोग ना बताएंगे, हम तो मांगे नहीं थे। यानी जो भी पैसा ही मोबाइल का दिया गया है, टेलीफोन का दिया गया, हम तो देखे भी नहीं कि उसमें क्या है और क्या क्या भत्ता मिलता है। आज तक हमें भी खुद पता नहीं कि कौन कौन भत्ता मिलता है, हम कभी इस फेरा में रहते भी नहीं। ज़रूरत है या फिर ये भी एक तरह का जो है इनडायरेक्ट भ्रष्टाचारी है? देखिए अब इसको भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे, भ्रष्टाचार का मतलब है गलत तरीके से। अगर ये एमएलए एमपी की सुविधा में बढ़ोतरी की गई है, उनको पैसा दिया गया है, तो हम समझते हैं कि ये मोबाइल के नाम पर नहीं बढ़ाना चाहिए था, सैलरी बढ़ा देते, क्योंकि मोबाइल में तो इतना पैसा खर्च होता नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से अगर जो सैलरी मिलती है उस सैलरी को आप बढ़ा सकते थे, तो ये अननेसेसरी तो विधायक को बदनाम करने वाली बात है। सैलरी बढ़ाते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, भत्ता बढ़ाते उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों को, जो भी कर्मचारी हैं, उनको साल में 2 बार डीए की वृद्धि होती है, 2 बार डीए की वृद्धि और 1 बार वार्षिक वेतन वृद्धि लगती है, 3 बार वृद्धि होती है कर्मचारियों की। तो विधायकों को कोई इस तरह से कोई वेतन वृद्धि का कोई सुविधा नहीं है। इन लोगों को कभी ऐसा ही फिक्स्ड एक बार वृद्धि होती है तो होती है, तो उसी में बढ़ा देते हैं। ऐसा करके ये गलत तरीका है। ठीक है, आपने ये सारी बातें बताई और एक तरह से आप हमेशा जो है वो आंदोलन के मोड में रहते हो और आपने एक बड़ा अच्छा संदेश दिया है कि आंदोलन अकेले से नहीं होता है, सबका सहयोग चाहिए। आगे क्या करने वाले? संघर्ष जो कर रहे थे, सो अभी जो कर रहे हैं वही करते रहे। उम्मीद है शिक्षकों को पैसा मिल जाए? शिक्षकों को पैसा जल्द मिलेगा, ये तो पैसा देना पड़ेगा। हमने आवाज़ उठाई है, तो आज तक कभी नहीं हुआ कि हम बोले हो और हमारी बात सत्ता नहीं सुनी हो। सुनना ही पड़ेगा उसको, नहीं कैसे सुनेगा। 10 तारीख तक हम व्यस्त हैं, 10 तारीख के बाद बस एकदम हम रेडी पोजीशन में हैं। अब शिक्षकों के हित के लिए रोड पर आप देखिएगा कि कभी यहाँ दरी बिछेगी, कभी वहाँ दरी बिछेगी। 2025 का पैसा 2025 में मिल जाएगा? निश्चित रूप से पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पैसा मिल जाएगा, सभी लोगों का पैसा मिल जाएगा। विभाग को भी यह अवगत करा दिए हैं, पदाधिकारियों को भी हमने कह दिया है और जल्द ही इस समस्या का समाधान करना होगा। नहीं होगा तो फिर एसीएस के गेट पर दरी बिछाएंगे, क्या दिक्कत है। तो पूरी तरह से आंदोलन के मोड में हैं बंशीधर ब्रजवासी जी और उन्होंने ये कहा है कि वो लड़ने के लिए तैयार हैं। ये संदेश सारे उन शिक्षकों या जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, और वो ये शिकायत कि उनके लिए लड़ने के लिए ये तैयार है, लेकिन उनका साथ भी इनको चाहिए क्योंकि अकेले कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इन तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए और शिक्षकों और हर एक कर्मचारी की बातों को सरकार तक पहुँचाने के लिए एक सेतु की तरह बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत। चलिए, आपको ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को, इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।